रूस ने सख्त लफ्जों में इसराइल को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने की सोचना भी मत। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि उसके बाद ऐसा घटनाक्रम सामने आएगा जिस पर कोई काबू नहीं पा सकता। तो बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि एक अरसे से जो इसराइल खामोश है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 7 अक्टूबर को इसराइल ईरान पर हमला करेगा, हमास की हमले के बरसी पर, मगर ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू करते नहीं है, ऐसा इसराइल करता नहीं है। इस बीच रूस की चेतावनी सामने उभर कर आती है, उनके विदेश मंत्री की चेतावनी सामने उभर कर आती है। अब तक इसराइल कोई फैसला नहीं कर पाया है कि ईरान पर किस तरह से हमला किया जाए। रूस किस तरह से चेतावनी दे रहा है दोस्तों, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर लेबनान में, गजा में और इसराइल में हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक ताजा हमला किया है जिसमें 4 इस्राएली सैनिक मारे गए हैं। इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। ड्रोन अटैक किल्स 4 इजरायली सोल्जर्स एंड इंजर्स मोर देन 60। यानी कि हिजबुल्लाह एक हमला करता है और उस हमले में 4 इस्राएली सैनिक मारे जाते हैं और 60 अन्य घायल होते हैं। बीबीसी इसको लेकर क्या कह रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। 4 soldiers have been killed and more than 60 others have been injured in a drone strike targeting an army base in northern Israel, the Israeli Defense Force IDF has said. यह हमला होता है एक आर्मी बेस पर दोस्तों, और यह आर्मी बेस है उत्तरी इसराइल में। यह जानकारी किसी और ने नहीं, खुद IDF ने दी है। आगे The IDF added 7 soldiers had been severely injured in the attack on a base adjacent to Binyamina, a town around 20 miles to the south of Haifa. IDF यह भी बताता है दोस्तों, हाइफा, याद कीजिए हाइफा वो शहर है जहां हाल ही में हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में हमले किए थे। बताया जाता है कि हाइफा से करीब 20 मील दूर, यानी करीब 33 किलोमीटर दूर एक शहर है, एक टाउन है जिसका नाम है बिन्यामिना। यहां पर भी हिजबुल्लाह ने एक हमला किया था जिसमें 7 इस्राएली सैनिक घायल हो गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इसके बाद इसराइल इसका किस तरह से बदला लेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने यह हमला इसलिए किया क्योंकि इसराइल लगातार लेबनान में बेकसूर नागरिकों पर हमला कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, इसराइली हमलों में लेबनान के अंदर कम से कम 2000 लोग मारे जा चुके हैं, और यह सिर्फ पिछले 2 हफ्ते का घटनाक्रम है। यह पिछले 2 हफ्तों का आंकड़ा है, 2000 आम सैनिक। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि लगातार इस्राएली सेना बेकसूर नागरिकों को निशाना साध रही थी। आगे, Hezbollah has claimed responsibility for the attack, which it said targeted a training camp of the Israeli Defense Forces Golani Brigade in the area, which is based between Tel Aviv and Haifa. ये जो ट्रेनिंग कैंप है जिस पर हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया दोस्तों, ये गोलानी ब्रिगेड में मौजूद है और इसकी लोकेशन तेल अवीव और हाइफा के बीचों बीच है। हाइफा जिस पर लगातार हिजबुल्लाह जो है वो निशाना साध रहा है, और तेल अवीव जो कि इसराइल की राजधानी है। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसराइल ने बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधा। इस बीच एक और खबर आती है आपकी स्क्रीन पर। Israeli shelling of Gaza school kills at least 15 people. यह बीबीसी की खबर है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक इस्राएली गोलाबारी में 15 लोग मारे गए हैं गजा के एक स्कूल में। ये 15 लोग कौन थे दोस्तों? ये 15 लोग वो रेफ्यूजीज थे, वो शरणार्थी थे जिन्होंने इस स्कूल में शरण ली हुई थी। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि इसी जगह से कुछ दूर पर करीब 7 या 8 बच्चे जो एक जगह पर खेल रहे थे, एक मैदान में खेल रहे थे, अचानक एक इस्राएली मिसाइल आता है और वो सातों के सातों बच्चे मारे जाते हैं। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक 7 अक्टूबर, आज से 1 साल पहले, बेकसूर इस्राएलियों पर हमास ने हमला किया था। उससे पहले भी इस्राएल लगातार गजा के अंदर बेकसूर नागरिकों पर निशाना साधता रहा है। वो सिलसिला जो 1 साल पहले शुरू हुआ वो आज थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसराइल ने अब 3 मोर्चों पर युद्ध खोल दिया है। लेबनान,
गजा और ईरान, वो ईरान जिसके बारे में अब रूस ने सख्त चेतावनी दी है। आपकी स्क्रीन पर यह है रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव, व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी। दोस्तों, लगातार खबरें आ रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि रूस लगातार इस्राएल को चेतावनी दे रहा है कि ईरान पर हमला करने की सोचना मत। सेर्गेई लावरोव ने क्या क्या कहा है दोस्तों, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सेर्गेई लावरोव कहते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की सोचना भी मत। लावरोव आगे कहते हैं कि ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने हैं उसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसीज कर चुकी हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लिहाजा उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि ईरान ने एनपीटी पर भी दस्तखत किए हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, और अगर आप हमला करेंगे तो वो एनपीटी से अपना नाम वापस ले लेगा, जो सही नहीं होगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ईरान के परमाणु बॉम्ब को लेकर पहले ही जबरदस्त रहस्य है, और वो जो एक्सिस है ना, ईरान, रूस और चाइना, ये एक्सिस एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। ये तिकड़ी ईरान, चीन और रूस, क्योंकि बतलाया जाता है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम में उसकी सक्रिय मदद की थी चाइना और पाकिस्तान ने, और आप जानते हैं चीन और रूस के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहद मजबूत हैं, इसीलिए अब जाकर इस मामले में रूस दखल दे रहा है। मामला बहुत चिंताजनक है दोस्तों। इसे आपको सिर्फ रूसी चेतावनी के नजरिए से नहीं देखनी है, इसे आपको इस नजरिए से देखनी है कि अब इस मामले में दुनिया गोलबंद हो रही है। एक तरफ इस्राएल और उसके तमाम दोस्त, और दूसरी तरफ ईरान के साथ मध्य पूर्व के कई देश, रूस, चीन, पाकिस्तान। ऐसे में भारत के पास एकमात्र विकल्प रहता है इस्राएल की तरफ जाने का। क्यों? क्योंकि इस मामले में इस्राएल के खिलाफ चीन और पाकिस्तान खड़े हुए हैं। मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इस्राएल जिस तरह से बेकसूर नागरिकों पर निशाना साध रहा है, भारत उस पर आंखें मूंद कर तमाशा देखता रहे। भारत की सोच हमेशा से ही गुट निरपेक्ष रही है, नॉन अलाइंड सोच। वो युद्ध में कभी भी किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत कड़े शब्दों में आतंकवादी हमलों की आलोचना करे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस्राएल बेकसूर बच्चों पर निशाना साध रहा है, भारत को उस पर भी खामोश नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों, जहां तक रूस की बात है, रूस एक अरसे से इस्राएल को चेतावनी दे रहा है। 2 हफ्तों पहले रूस ने इस्राएल को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी थी कि लेबनान पर हमला मत करना, मगर फिर भी लेबनान पर हमला किया गया, जिसमें अब तक 2000 लोग मारे गए हैं। और मैं आपको बार बार बतला रहा हूं कि इस्राएल इस वक्त भस्मासुर बन गया है, वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर देखिए, रशिया आस्क्स इजराइल टू विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम लेबनान, वॉर्न्स ऑफ एस्केलेशन। सख्त लफ्जों में यहां पर रूस ने कहा था कि आप लेबनान के अंदर से अपनी सेनाओं को वापस लें और मामले को आगे मत बढ़ाएं, वरना इसके घातक परिणाम होंगे। 2 हफ्ते पहले रूस ने चेतावनी दी थी, यह खबर जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आप देख रहे हैं। मगर इस्राएल को कोई परवाह नहीं है। ईरान पर अगर वो हमला करता है, खासतौर से अगर ईरान के तेल ठिकानों और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाता है, तो उसके बाद दुनिया एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ेगी जहां से यू टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच दोस्तों, माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल गेम्स, मनोवैज्ञानिक खेल लगातार जारी हैं। सबसे पहले दोस्तों, खबर यह आती है, यह अफवाह उड़ाई जाती है कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं हेर्जी हलेवी, उन्हें मौत के घाट एक ड्रोन अटैक में मार दिया गया है। यह खबर आती है, और इसके बाद जेरूसलम पोस्ट और कई अखबार कहते हैं यह खबर सरासर गलत है। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले एक और खबर आई थी जिसकी चर्चा मैंने अपने प्लेटफॉर्म में की थी, और वो खबर क्या थी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इस्माइल गनी को
हिरासत में लिया जा चुका है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इस्माइल गनी कौन थे? जब हसन नसरल्लाह को इस्राइल मौत के घाट उतारता है तो वहां से कुछ दूरी पर ईरान के जो कमांडर हैं इस्माइल गनी मौजूद होते हैं। बताया जाता है कि हसन नसरल्लाह की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इस्राएली एजेंसीज की तरफ से यह खबर फैलाई जाती है कि इस्माइल गनी को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, मगर फिर ईरान अपनी तरफ से कहता है कि यह सरासर गलत है। इस्माइल गनी एक बहादुर इंसान है और उन्होंने अब तक जो किया है ईरान को उस पर गर्व है। तो एक तरफ आईडीएफ के प्रमुख हेर्जी हलेवी की मौत की खबरें सामने आती हैं जिसका खंडन इस्राइल करता है, और इससे पहले इस्माइल गनी के टॉर्चर की खबरें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, यह युद्ध साइकोलॉजिकली भी लड़ा जा रहा है ताकि विपक्ष के हौसलों को पस्त कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए दुनिया के इतिहास में जितनी भी जंगें हुई हैं, यह जंग अपना एक खास मुकाम रखती है, एक खतरनाक मुकाम रखती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।